हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। 17th बीपीएससी के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग, जिसमें से यह 8th सीरीज है, यानी 8वां सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसरो का नट्टी बॉय रॉकेट क्या है, जिससे सैटेलाइट से लॉन्च हुआ। वह सैटेलाइट क्या है, खूब पूछता है बीपीएससी में या पीटी स्पेशल पीटी में पूछता है। उसके बाद देखेंगे हमारा एक लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है पुष्पक, उसका भी सफल परीक्षण किया गया है। और नैनो डीएपी जो एक खाद होता है, उर्वरक होता है, फर्टिलाइजर होता है, वह लगभग सभी फसल के लिए अलाउ कर दिया गया। तो अब यहाँ पे ये समझेंगे कि डीएपी क्या होता है, नैनो डीएपी क्या होता है, डीएपी नैनो डीएपी में क्या अंतर है, ये सारी चीज एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अभी यह बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, चूंकि मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो बता चुका हूं, जो सबसे पहला वीडियो है, कि तीन ही चीज है जो सिलेक्शन कराता है। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके साथ सिंक होनी चाहिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का अपना भी एक महत्व है, अपना करंट अफेयर्स और रीजनिंग। यह मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि बहुत स्टूडेंट का जो फीडबैक है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट निकाले भी हैं, बीपीएससी नौकरी भी कर रहे हैं। चूंकि ये जो है आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जनरल हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, ये सभी लोग करते हैं। यह बहुत डायनेमिक है, यह स्टैटिक पार्ट है। डायनेमिक ये भी होता है, लेकिन कंपेयर टू दिस यह डायनेमिक नहीं होता है। तो यह सबके होते हैं या किसी किसी के होते हैं, इसलिए जो यह जिनका होता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। नॉट इवन पीटी, मेंस में भी उनका ये सिलेक्शन करवाता है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पावरफुल न्यू वेदर सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च किया है। किससे? एक रॉकेट से लॉन्च किया, जिस रॉकेट का नाम है नॉटी बॉय, यानी शरारती लड़का। उस रॉकेट का ही नाम है शरारती लड़का। अब क्यों यह नाम पड़ा, तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से इस सैटेलाइट शरारती लड़के नामक लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान से कौन से सैटेलाइट भेजे गए हैं। और जो सैटेलाइट भेजे गए हैं वह 3rd जनरेशन वेदर सैटेलाइट है, यानी मौसम उपग्रह है, जो मौसम का रिलेटेड जानकारी देगा। चलिए, शरारती लड़का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपेक्स इंस्टीट्यूशन है स्पेस एक्टिविटी का, या मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स मौसम उपग्रह, जिसका नाम है इनसैट 3DS, याद रखिएगा। यह इंडियन नेशनल सैटेलाइट 3DS नाम है, 3DS। इसको सक्सेसफुली जो भी इंटेंडेड ऑर्बिट है में इसको प्लेस कर दिया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। और कौन सा लॉन्च व्हीकल है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है ना, जिसको जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, ये छूट गया है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो इसका नाम क्या है? GSLV F14। कब? 17 फरवरी 2024 को। क्लियर? यानी इस GSLV F14 को शरारती लड़का बोलते हैं, इस रॉकेट को बोलते हैं। यह रॉकेट इसलिए शरारती लड़का बोलते हैं कि इसका जो क्या बोलते हैं, इसका असंगत रिकॉर्ड है, यानी इन कंसिस्टेंस रिकॉर्ड है, यानी यह फेल ज्यादा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है नॉटी बॉय। क्लियर? तो अंतरिक्ष इनसैट 3 भी समझ गए कि इसे भेजा गया GSLV F14 से, और यह क्या है? एक मौसम मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, और इस रॉकेट का नाम है नॉटी बॉय। क्यों नॉटी बॉय है? बिकॉज इसका असंगत रिकॉर्ड के कारण। अभी हम थोड़ा सा इसका और डिटेल देखेंगे। यह शरारती लड़का उपनाम से प्रसिद्ध है, GSLV F14। क्लियर? इस तरह यह सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इनसैट 3DS क्या है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से इनसैट 3DS की खूबियों को पहचाने, में भी पूछ सकता है। देखिए, यह 3rd जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, यानी यह तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह है, जो मौसम रिलेटेड जानकारी देगा। यह क्या जानकारी देगा? मौसम से रिलेटेड है तो क्या? बादल के क्लाउड प्रॉपर्टी, यानी बादल के गुण, फॉग यानी कोहरे, रेनफॉल वर्षा, स्नो कवर बर्फ के आवरण, स्नो डेप्थ बर्फ की गहराई, फायर आग, स्मोक धुआं, लैंड एंड ओशन,
यानी भूमि और महासागर के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावे यह मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी, मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी में भी, जैसे अब आपदा चेतावनी का मौसम से रिलेटेड ही होता है, कोई साइक्लोन आ गया, बहुत तेजी से बारिश हो गई, है ना, इस सब का घटक क्या है, यही सब है घटक। इसी को एनालाइज करके प्रेडिक्ट करते हैं कि साइक्लोन आने वाला है ना। तो यह क्या हो जाए, इसके अलावे यह सैटेलाइट एडेड रिसर्च एंड रेस्क्यू सर्विस में भी काम करेगा, जिसको सार बोलते हैं। जिसको क्या सार बोलते हैं, मानी उपग्रह सहायता प्राप्त अनुसंधान और बचाव सेवाएं प्रदान यह करेगा। यह मौसम या इनसैट 3DS सैटेलाइट्स क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्लियर। अब हम आते हैं क्यों GSLV रॉकेट को नॉटी बॉय बोला जाता है, शरारती लड़का। थोड़ा सा तो समझ गए होंगे कि यह GSLV को नॉटी बॉय निकनेम यानी उपनेम इसलिए मिला कि पिछले यह 15 बार इसका प्रक्षेपण किया, यानी 15 बार यूज किया गया, जिसमें से यह 4 बार यह क्या हुआ, फेल हुआ। तो इसलिए 15 बार लॉन्च किया गया, 4 बार फेल हुआ। और इसी का जो नीचे वाला थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह अभी तक 60 बार इसको लॉन्च किया गया, जिसमें से केवल 3 बार फेल हुआ है। इसका अगला जो है GSLV, इसको LVM-3 बोलते हैं, GSLV Mach 3, इसका नाम बदल के रख दिया गया है LVM-3। याद रखिएगा, लॉन्च व्हीकल Mach 3 है ना। और यह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mach 3। और यह जो GSLV F-14 है, यह GSLV Mach 2 है। तो GSLV Mach 2 जो है हम लोग खुद यूज करते हैं, और यह जो है कमर्शियल के लिए रख दिए, इससे पैसे कमाते हैं। ठीक है। अभी तक 7 बार LVM यूज किया गया, जो एक बार भी फेल नहीं हुआ। तो यह तीनों को अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा ही है। 15 में 4 बार फेल हुआ, 60 में 3 बार फेल हुआ, 7 में 1 बार भी फेल नहीं हुआ। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, नॉटी बॉय, बदमाश लड़का, शरारत लड़का। कौन है, GSLV F-14। मीन्स रॉकेट साथ पिछले 15 प्रक्षेपणों में से कम 4 असफल रहे हैं, इसीलिए इसको नॉटी बॉय बोला गया। इस तरह देखिए हमारे पास क्या है, PSLV है। PSLV का कई वर्जन है, जो कि यह वर्क हॉर्स रॉकेट माना जाता है, सबसे ज्यादा इसी का यूज हम लोग करते हैं, मोस्ट रिलायबल रॉकेट। उसके बाद GSLV Mach 2 है, जो कि हम लोग खुद यूज करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट के लिए। और GSLV Mach 3 का हमने नाम बदल के रख दिया LVM-3। याद रखिएगा, है ना, ये भी पूछ सकता है। LVM-3 जो इंडिया का सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है अभी तक। क्लियर। अब हम आते हैं, देखिए इस तरह का क्वेश्चंस पूछ सकता है। GSAT 6A अब आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे जैसे अभी आप रहे हैं, इनसैट 3DS सैटेलाइट्स किस रॉकेट से भेजा गया। इस सब सारे GSLV है। अब इसमें कहीं GSLV F-14 नहीं है, तो ये GSLV F-14 अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नन ऑफ दी अबव, है ना। तो यह 63 BPS में पूछा गया, यानी 63वां BPSC में पूछा गया। क्लियर। अब हम आते हैं इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी पुनः उपयोग करने वाला प्रक्षेपण यान, जिसका नाम है पुष्पक, का सफल परीक्षण किया गया है। यानी पुष्पक विमान जो हम लोग रामायण महाभारत में देखते हैं ना, पुष्पक विमान से हमारे देवताओं लोग चलते हैं, है ना, तो उसी से प्रेरित होकर इसका नाम रखा गया है पुष्पक। वैसे भी देखेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी हम लोग मिसाइल का भी नाम वहीं से प्रेरित होकर रखते हैं, अग्नि, आकाश, नाग, है ना। तो इस तरह इसका नाम रखा गया पुष्पक विमान, यानी प्रक्षेपण यान क्या है, पुष्पक विमान। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि पुष्पक विमान क्या है, उसके बाद में इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब देखेंगे। चलिए आइए। पुष्पक यानी इसका RLV-TD, कहीं भी साइंस टेक्नोलॉजी में अगर TD लगा रहा है तो इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन, यानी यह टेक्नोलॉजी का डिमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, यानी यह एक्सपेरिमेंटल फेज में है, इसका केवल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अभी यह काम में नहीं है, एक्सपेरिमेंट में। RLV मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल,
मीन्स पुनः उपयोग, पुनः प्रयोजित या पुनः उपयोग करने वाला प्रक्षेपण यान, जिसका नाम क्या है, पुष्पक। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 22 मार्च 2024 को RLV का लेक्स 02 यानी दूसरा बार यह प्रक्षेपण किया गया है, परीक्षण किया गया है। लेक्स यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, यानी स्वायत्त लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया दूसरा बार RLV का, है ना, सक्सेसफुली कर दिया गया। अब इससे क्या डिमोन्स्ट्रेट हो गया, हमारा जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में एक नया फेज जुड़ गया। अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, अब इसके बाद में भी कई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद यूज करने लायक होगा। तो यह क्या है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का, ऑटोनोमस लैंडिंग। यह कहां से किया गया, चित्रदुर्ग। और आप पुष्पक जो RLV TD है या विंग्ड व्हीकल है, इसमें जिस तरह हवाई जहाज में विंग लगे रहते हैं ना, उस तरह इसमें भी विंग लगे हुए हैं, जो ऑटोनोमसली यानी स्वायत्त रूप से लॉन्च हो जाएगा। इसको क्या किया गया, आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसका एक अलग से वीडियो मिलेगा, उसमें आप देखेंगे इसका बड़ा डिटेल्स में दिया हो, क्लियर। लेकिन आपके PT BPSC के लिए मोर देन इनफ, ठीक। तो विंग्ड व्हीकल होता है। तो इसी तरह 22 मार्च को यह पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान इसको बोलते हैं, पुनः उपयोग करने वाला प्रक्षेपण यान के RLV लैक्स 02 यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। अभी देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, क्लियर। अब हम आते हैं, देखिए अभी हमारे पास वर्किंग प्रक्षेपण यान कितने हैं। सबसे पहला PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। LVM-3 है, माइक 2। इसके अलावा हम SSLV भी डेवलप किए हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या 500 kg से कम वजन के सैटेलाइट को ले जा सकता है, इससे ज्यादा का नहीं ले जा सकता। इससे ज्यादा होगा तो इस समय से। और यह जो GSLV है, यह जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जा सकता है, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को, जो हमारे अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर है, इतनी पावर इसको होता है। या पोलर है तो पोलर यानी लियो में ले जा सकता, लेकिन इसका वर्जन कई है जिसका इस्तेमाल करके इसको भी हियो में ले जा सकते हैं। और इससे तो हमने मंगलयान यानी मिलियन किलोमीटर दूर भी इस रॉकेट से हम चले गए हैं, क्लियर। अब ये इसमें क्या होता है, इसमें स्टेज मचे होते हैं, देखिए 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज। ये जाते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैपन मोटर, जो साथ में लगे होते हैं। या क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा वायुमंडलीय दबाव है उससे आगे निकालने में या एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट जनरेट करते हैं, क्लियर। अब कुछ दूर जाने के बाद ये रॉकेट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके बाद ये जल जाता है, आगे जाते हैं, ये आगे जाते हैं, इस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, आगे जाते हैं, या फाइनली इसमें सैटेलाइट होता है, इसको ऑर्बिट में डाल के ईवी डेब्रिज बन जाता है, अंतरिक्ष कचरा बन जाता है। इसमें अलग अलग फ्यूल होते हैं, सॉलिड लिक्विड। जैसे अगर बात करें PSLV तो इसमें सॉलिड है, इसमें लिक्विड है, इसमें सॉलिड है, इसमें लिक्विड है। और पहला लॉन्च व्हीकल है PSLV जिसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले जो है हम केवल सॉलिड करते हैं। इसमें 3 स्टेज होता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, है ना। इसमें भी 3 स्टेज होता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। इसमें सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा VTM टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल बोलते हैं इसको, है ना। लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं, बाकी इसमें क्या होता है, सारे सॉलिड फ्यूल होते हैं, ठोस फ्यूल, क्लियर। तो क्या होता है, एक लॉन्च व्हीकल गया, ऊपर ही खत्म हो गया, कुछ आया बच के नहीं आया। हम अब सोचते हैं कि ऐसा क्यों ना हो कि लॉन्च व्हीकल जाए और इस सैटेलाइट को डाल के फिर आ जाए, तो इसी को बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, क्लियर। तो इस तरह यहाँ पे सैटेलाइट रहेगा, पुष्पक का ही फिगर है, और जाएगा सैटेलाइट डाल के फिर आ जाएगा, क्लियर। चलिए, अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को शुरू करने के लिए यानी कार्य में लाने के लिए, इसको फंक्शन में लाने के लिए इस तरह के 5 एक्सपेरिमेंट हमको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हैक्स का किया, इस लॉन्च व्हीकल का किया गया, वह हाइपरसोनिक फ्लाइट। हाइपरसोनिक मीन साउंड के वेग से 5 गुना से ज्यादा तेज चढ़े, हाइपरसोनिक। तो इसका एक्सपेरिमेंट जो हमने 23 मई 2016 को ही कर लिया। या ऑटोनोमस लैंडिंग, इसका हमने 2 बार कर लिया। पहला क्या किया, 2 अप्रैल 2023 को, और दूसरा मार्च 2024 को कर दिया। अब बाकी क्या है, रैक्स, स्पैक्स
और पावर क्रूज फ्लाइट। अगर ये कर ले, इसके बाद में सारे सक्सेसफुल हो गया, तब यह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हमारा पुष्पक काम करने लगेगा। क्लियर। तो इस तरह हाइपरसोनिक उड़ान, स्वायत्त लैंडिंग, वापसी उड़ान प्रयोग, स्क्रैम जेट प्रोपल्सन और संचालित क्रूज उड़ान। तो पहला जो है जो हैक्स कर लिया गया आपको 2016 और यह 2 अप्रैल 2023 को पहला किया गया और दूसरा अभी किया गया। क्लियर। अब इसका एडवांटेज क्या है? अभी तक तो समझ गए होंगे क्या एडवांटेज है। अरे कॉस्ट बचेगा, एक बार में लॉन्च व्हीकल गया पूरे खत्म हो जाते थे, या एक बार में जाएंगे और खत्म नहीं होंगे, फिर आ जाएंगे, दूसरा जाएंगे। तो पहला क्या होगा कि इसका कम लागत होगा, यानी लो कॉस्ट होगा। दूसरा क्या है, रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा। और तीसरा क्या, ऑन डिमांड मोड पे चलेगा, यानी जब जरूरत पड़ी तब यह तैयार है, क्योंकि खत्म तो हुआ नहीं है, फिर असेंबल नहीं करना है, फिर बनाना नहीं है। और तीसरी बात कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान जो भी हम लोग यूज करते हैं उसमें लगभग 80 से 87% जो कॉस्ट है, जो लागत मान उसके संरचना में कॉस्ट होती है स्पेस लॉन्च व्हीकल का, वह स्ट्रक्चर में उसका इस्तेमाल होता है, लागत आता है। तो यह तो बच गया, चूंकि एक बार स्ट्रक्चर होने के बाद गया, सैटेलाइट आ गया। और दूसरी बात कि यह आरएल भी यूज करने के बाद, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज करने के बाद कॉस्ट ऑफ द लॉन्च व्हीकल रिड्यूस होगा लगभग 80% से ज्यादा। यानी अगर इसका जो रीयूजेबल नहीं है उसका 100 रुपया लागत हो रहा, तो इसका 20 रुपया ही। तो कितना फायदा है इसका, है ना। तो इसीलिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल विश्व में बहुत सारे यूएसए कर रहे हैं, हमारे स्पेस एक्स का एलन मस्क कर रहे हैं, स्टारशिप बना रहे हैं, आपको फाल्कन 9 है, लेकिन यह पार्शियली रीयूजेबल है, अंशतः रीयूजेबल है, पूरी तरह रीयूजेबल नहीं है। लेकिन जो हम बना रहे हैं पूरी तरह पुनः उपयोग करने वाला। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं नैनो डीएपी। नैनो डीएपी अब कृषि क्षेत्र में क्रांति ला देगा। कैसे ला देगा, देखिए नैनो डीएपी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जो इंटरिम बजट पेश किए 1 फरवरी 2024 को, इसमें उन्होंने नैनो डीएपी को और भी बहुत सारे क्रॉप के लिए, फसल के लिए, सभी एग्रो क्लाइमेट जोन के लिए खोल दिया। मैंने विस्तार की घोषणा की है। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के अनुप्रयोग की विस्तार की घोषणा की है। अब नैनो यूरिया, इसके पहले नैनो यूरिया शुरू किया गया था, इसका सक्सेसफुली एडॉप्शन के बाद, सक्सेसफुली अपनाने के बाद नैनो डीएपी को अब खोल दिया गया है सभी क्रॉप के लिए। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, नैनो डीएपी क्या होता है। जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि को उनको पता चल गया होगा कि नैनो डीएपी क्या होता है। यह दूसरा ऐसा उर्वरक है जो यूरिया के बाद यूज किया जाता है फसल में। क्लियर। अब हम आते हैं डीएपी, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी। यह दूसरा कॉमनली सामान्यतः यूज होने वाला फर्टिलाइजर है, उर्वरक है यूरिया के बाद। इसमें क्या होता है, फास्फोरस हाई होता है। और फास्फोरस का काम क्या होता है, किसी भी पेड़ के रूट को इस्टेब्लिश करना, यानी रूट को मजबूत करना, जड़ को मजबूत करना। इसीलिए या अगर इसको नहीं दिया जाए प्लांट में तो प्लांट अपने ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनका डेवलप नहीं हो पाते हैं, यानी नॉर्मल साइज में भी रह जाते हैं। क्लियर। तो इसलिए यह जरूरत होती है, फास्फोरस यानी डीएपी की जरूरत होती है उसको रूट को इस्टेब्लिश करने के लिए। होम मिनिस्टर अमित शाह जी लास्ट अप्रैल में इस इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इफको का नैनो डीएपी, जिसमें क्या है 8% नाइट्रोजन है, 16% फास्फोरस है वॉल्यूम के अनुसार, उन्होंने लॉन्च किया था। क्लियर। अब यह जो कन्वेंशनल डीएपी है, अभी तक जो हम लोग डीएपी यूज होते हैं वह दाना दाना होता था, ग्रैनुलर फॉर्म में होता था, लेकिन यह जो है लिक्विड फॉर्म में है, यही सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है। क्लियर। यह क्या है, दानेदार रूप में आता था, अब यह क्या, नैनो डीएपी तरल रूप में आएगा। क्लियर। अब हम आते हैं इस तरह, यह डीएपी है, यह यूरिया है। अब हम आते हैं इफको के वेबसाइट कहते हैं, इसका एडवांटेज क्या देख लीजिए। कोई भी चीज अगर तरल होता है तो उसका क्या होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम टर्म। दूसरी बात सरफेस एरिया, इसमें क्या है, नैनो, पहले समझिए नैनो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुआ है।
और नैनो होते हैं 1 मीटर को 1 बिलियन से भाग देंगे ना, जो होता है उसको नैनो स्केल बोलते हैं। तो इसका जो माप है वह लेस देन 100 नैनोमीटर है। हमारा जो एक बाल जो होता है ना नैनो स्केल, वह लगभग 60 से 70 नैनोमीटर होता है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप। और कोई भी पार्टिकल को अगर इतना छोटा पार्टिकल में आप अगर बांटते हैं, उसको लाते हैं, तो उसका फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल सारे प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो यह जो नैनो पार्टिकल यानी टाइनी पार्टिकल साइज जो इसका बनाया गया है इस यूरिया का, यह क्या करेगा, मोर इफिशियंट कर दिया है कन्वेंशनल डीएपी के बनिस्पत। यानी यह आसानी से सीड के सरफेस यानी बीज के सतह में इन कर सकता है थ्रू स्टोमाटा, और अदर प्लांट ओपनिंग जो भी होता है उससे अंदर प्लांट के इन कर जाएगा, जिससे क्या होगा, प्लांट को ज्यादा फायदा, यानी यह बेटर एसिमिलेशन होगा फर्टिलाइजर का प्लांट सिस्टम में। तो क्या होगा, वह ज्यादा क्लोरोफिल आएगा, फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी बढ़ जाएगी, बेटर क्वालिटी हो जाएगा, और फास्ट में क्या होगा, उपज ज्यादा होगा। यह इसका एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, देखिए 100 नैनोमीटर से कम है, आप समझ रहे हैं। और छोटा कण क्या होगा, पारंपरिक तुलना में अधिक कुशल बनाता है, बीज की सतह के अंदर रंध्र अन्य पौधे के छिद्रों के माध्यम से आसानी से प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। उच्च बीज शक्ति, अधिक क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषक दक्षता, बेहतर गुणवत्ता, फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा नैनो देखिए। अभी आप समझ गए नैनो क्या होता है, 1 बिलियन ऑफ मीटर, यानी 1 मीटर को 1 पर 9 जीरो धरने के बाद, यानी 1 बिलियन 4 5 6 7 8 9, 1 बिलियन से भाग देने पे जो होता है वह नैनो स्केल होता है। अब इस स्केल पे पार्टिकल को अगर तोड़ दे तो उनका फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, ऑप्टिकल सारे प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। यानी यह अब नॉर्मल फिजिक्स का लॉ पालन नहीं करते हैं, या क्वांटम फिजिक्स का लॉ पालन करने लगते हैं। क्लियर? यानी अब इसी का कारण यह नैनो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जीन थेरेपी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्रग डिलीवरी में इस्तेमाल करते हैं, कैंसर थेरेपी करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर में, ऑकुलर डिजीज में, कार्डियोवास्कुलर, ब्रेन और सीएनएस डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब डीएपी क्यों, क्या जरूरत है डीएपी का? सबसे पहली बात कि डीएपी मोर इफिशियंट है देन कन्वेंशनल जो पुराने डीएपी है उसका। क्यों? देखिए पुराने डीएपी है जो 50 केजी के बोरा में आते थे बैग में, कन्वेंशनल डीएपी ग्रैनुलर फॉर्म में, दाने दाने फॉर्म में, और यह जो आते हैं मात्र 500 ml के एक सीसी में आ रहा है। दोनों का काम बराबर है, या जो 50 केजी जो काम करेंगे या 500 ml काम करेंगे। अगर दाम की बात करें तो ये 50 केजी का दाम है 1350 रुपया, लेकिन यह 500 ml का दाम है 600 रुपया। फायदा दिख रहा है कुछ? काम सेम, दाम अलग अलग। दूसरा फायदा, यह जो नैनो डीएपी है या 500 ml का बोतल है, आराम से कहीं ले जाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आराम से कहीं रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन 50 केजी बैच को आराम से नहीं रख सकते हैं, चूंकि ग्रेनुलर फॉर्म है, नहीं इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात कि यह जो स्प्रे करके या आप फसल पे दे सकते हैं, है ना, जबकि यह आराम से डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, और आराम से पर एकड़ फसल आपकी अच्छी। जबकि यह ग्रेनुलर वह क्या छींटना पड़ता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी जो फर्टिलाइजर उर्वरक की बात करें तो अभी भी हम बाहरी देशों से फर्टिलाइजर मंगाते हैं अपने डोमेस्टिक डिमांड के लिए, अपनी जरूरत के लिए। तो इस तरह का डोमेस्टिकली हम खुद प्रोड्यूस किए हैं जो नैनो डीएपी है, जो कलोल गुजरात में यह बनाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट है, जो हम लोग दूसरे देश से मंगा रहे हैं, उसके बर्डन को कम करेगा, है ना। इस तरह देखिए नैनो डीएपी कुछ अन्य लाभ है। नैनो डीएपी 500 मिलीलीटर की बोतल केवल 600 रुपया, बैग के लिए 1350 रुपया। 500 ml बोतल को परिवहन, भंडारण, उपयोग करना आसान होता है। उर्वरक के छिड़काव 250 से 500 मिलीलीटर डीएपी पानी में घोल कर किया जाता है, जो प्रति स्प्रे प्रति एकड़ आवश्यक होता है। सबसे महत्वपूर्ण, भारत में वर्तमान घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उर्वरक का आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों से मंगाने पड़ते हैं। लेकिन कलोल गुजरात में या खुद का हम बना रहे हैं, तो क्या होगा, इंपोर्ट बर्डन कम होगा। क्लियर? इस तरह देखिए ये
नॉर्मल जो कन्वेंशनल है, पुराना डीएपी है और ये नैनो डीएपी है। तो ये पूछ सकता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज। हमने देख लिया नॉटी बॉय क्या है, नाम क्या है उनका, या नॉटी बॉय क्यों नाम पड़ा, या कौन से सैटेलाइट ले गए, लॉन्च व्हीकल पुष्पक विमान का भी हमने देख लिया, और नैनो डीएपी भी देख लिया, नैनो एरिया के बाद नैनो डीएपी। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।